हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे कर रहे होंगे सी टेट की, जो सितंबर में होने वाला है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, सी टेट का आज हम लोग करेंगे 2012, यानी 2012 में सी टेट हुआ था, सीडीपी को कंप्लीट करेंगे। देखिए, ये पेपर हुआ था 29 जनवरी 2012 को हुआ था। ठीक, तो इधर उधर बातें ना करेंगे और मेन मुद्दे पर आएंगे। अच्छे तरीके से हम लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। चलिए, तो हम लोग सीडीपी आज करेंगे। सीडीपी के बाद हिंदी, ईवीएस, इसको हम लोग कर रहे हैं। चलिए, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, मेन मुद्दे पर आएंगे। और पहला क्वेश्चन हमारा है कि जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि पहला ऑप्शन है बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया। दूसरा ऑप्शन है बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी। तीसरा है व्यवस्था फेल हुई। और डी ऑप्शन है बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। तो देखिए, इस ऑप्शन के अनुसार आपका सी राइट हो जाएगा, व्यवस्था फेल हुई। ठीक, चलिए एक्सप्लेन को देखेंगे, इसमें क्यों व्यवस्था फेल हुई इसके बारे में समझते चलेंगे। कह रहा है कि यदि छात्र किसी भी प्रकार के मानसिक रोग से पीड़ित नहीं है, अर्थात सामान्य छात्र यदि परीक्षा में फेल हो जाता है, तो इसका तात्पर्य है कि शिक्षण व्यवस्था फेल हुई। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए, अब डायरेक्ट अगर हम आंसर सिर्फ बताकर आगे निकल जाएं और एक्सप्लेन को ना देखें, तो एक्सप्लेन से हमें और भी क्वेश्चन अच्छे से आने वाले तैयार होते जाते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सेकेंड को देखेंगे हम लोग अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि शिक्षण से अभिप्राय शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। अब एक्सप्लेन को भी देख लेंगे। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि यानी इसमें देखिए, अब जितने इधर है रटने को प्रोत्साहन देना ये गलत है, ये नेगेटिव मार्क, नेगेटिव बच्चे के लिए नहीं है। अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर, ये सब सबसे बेस्ट हमारा है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। आई होप आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड देखेंगे हम लोग। बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोने और उससे उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। ठीक, जैसे मान लीजिए अगर बच्चों को हम बीजों का अंकुरण संकल्पना की शिक्षण की सबसे प्रभावी अगर पद्धति देना हो, तो बच्चों क्या करेंगे। देखिए, हम थोड़ा सा एक्सप्लेन को समझेंगे तो क्वेश्चन और अच्छे समझ में आएगा। चलिए, यहाँ लिखा है किसी भी कार्य को यदि प्रयोगात्मक रूप से छात्रों द्वारा करवाकर उसका अध्ययन कराया जाएगा तो वह सबसे प्रभावशाली होगा। जैसे छात्रों द्वारा पौधों के बीज बोने और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, यानी पौधे को अगर खुद अगर बच्चा बीज को बोता है, उसका किस तरीके से कब उसका अंकुरण हुआ, ये सब अगर अवलोकन करेगा तो बच्चे को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर फोर, फोर देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर चार समावेशी शिक्षा है। कक्षा में विविधता का उत्सव मानती है, दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, कठोर तो होगा नहीं, तथ्यों की शिक्षा यानी शिक्षा से संबंधित है, हाशिए पर स्थित वर्गों में शिक्षकों की सम्मिलित करने से संबंधित है। देखिए, इसमें कौन सा होना चाहिए ऑप्शन, देखते हैं हम लोग अच्छे तरीके से। चौथे का ए आपका, यानी चौथे का ए राइट हो जाएगा। देखिए, इसको समझते चलेंगे, इसमें अच्छे से दिया है। फिर शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। इस तरह के इसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई थी, लेकिन आधुनिक काल में हर शिक्षक को इस सिद्धांत को विस्तृत दृष्टिकोण में अपनी कक्षा में व्यवहार यानी अपनी कक्षा में व्यवहार में लाना चाहिए, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। यानी इसे आपको जानकारी मिला। इस समावेशी जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो प्रीवियस से ये समझ में आता है कि कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से बने हैं। आई होप आपको समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
कह रहे कि किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, सत्य या असत्य। प्रश्नों के बारे में केवल एक लाइन लिखकर या यह पूछा जाना कि क्या न वाक्य सत्य है या असत्य, इस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 करा यानी 6, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। तो पहले नंबर पर केवल नेगेटिव मार्क है, परीक्षाओं में अंक प्राप्त, ये भी गलत है, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, यानी देखिए इसमें अगर देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। प्रगतिशील शिक्षा से तात्पर्य है कि विषय वस्तु को समय सारणी के अनुसार पढ़ाने में लचीलापन एवं छात्रों के बैठने की व्यवस्था में लचीलापन लाना। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये देखिए प्रगतिशील शिक्षा आप पढ़ेंगे तो उससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है देखिए, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, तो वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की यानी के देश बारे में चिंतित है। ठीक, चलिए तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ए आपका राइट हो जाएगा, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने। अब थोड़ा एक्सप्लेन को देखेंगे। किसी शिक्षक के प्रश्न पत्र बनाने में उसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। ठीक, तो इस तरीके से यानी किसी भी प्रश्न पत्र को हम बनाते हैं तो उसको जांच करते हैं कि संपूर्ण विषय वस्तु है या नहीं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहे कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कणा नहीं करनी चाहिए। बच्चे, दूसरा ऑप्शन है बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष लाभ महत्वपूर्ण होते हैं। एक शिक्षक को हमेशा कक्ष में अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। तो देखिए आपका ऑप्शन अगर देखा जाए तो सी राइट हो जाएगा। अब देखिए सी क्यों होगा इसको समझते चलेंगे, यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए, यहाँ लिखा है कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह मानना है कि छात्र कोई भी कार्य या विषय सीखने के लिए स्वयं क्रियाकलाप करे, चिंतन करे, तर्क करे तथा अपने अनुभव को इस प्रकार से संगठित एवं समंजन करे ताकि सीखने में प्रत्यक्ष लाभ हो सके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कि विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका देखिए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा ए, ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएगा। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। चलिए यहाँ एक्सप्लेन को देखेंगे, यहाँ समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखिए विद्यालय आधारित आकलन विद्यार्थियों की कमजोरियों को पहचान कर उसमें सुधार करने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में विद्यालय के शिक्षक अपने छात्रों का आकलन करते हैं क्योंकि वे अपने छात्रों को अच्छे प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा कि जो आकलन क्या होता है, बच्चों की कमियों को जानना, ठीक, और उसे अच्छे तरीके से समाधान कर देना। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया। इसीलिए देखिए एक पात्रताएं परीक्षा होती है कि ताकि जो टीचर बने तो आगे चल के इस तरीके से सिचुएशन अगर है तो उसको अच्छे तरीके से डील कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 10 का राय देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए। अगर बच्चे व्यक्तिक भिन्नता अगर प्रदर्शित कर रहे हैं तो अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए सीखने के विभिन्न अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, नहीं, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, नहीं, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, नहीं। यानी ऑप्शन देखिए ये आपका राइट हो जाएगा, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। अब देखिए इसको थोड़ा समझते चलेंगे डिटेल में।
यदि शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं तो शिक्षक को जितनी भी सिखाने के तरीकों के बारे में ज्ञात हो उसे सभी प्रकार के अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए। आपके पास जितने भी अनुभव हैं आप बच्चे को बता सकते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। ठीक, तो विकास का सिद्धांत अगर देखा जाए तो सभी की विकास दर समान नहीं होती है। दूसरा ऑप्शन है यानी बी, विकास हमेशा रेखीय होता है, रेखीय नहीं वर्तुलाकार होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं, यानी एक दूसरे से जुड़ी होती है। देखिए ऑप्शन आपको अगर देखा जाए तो ये राइट हो जाएगा। यहाँ समझते चलेंगे, विकास की प्रक्रिया अविराम गति से निरंतर चलती रहती है, यो मतलब रुकती नहीं, चलती रहती है। यह गति कभी तीव्र या कभी मंद होती है, कभी धीमी, कभी तेज, कभी कम। उदाहरण के लिए शरीर के कुछ भागों का विकास तीव्र गति से और कुछ का मंद गति से होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे हम लोग अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए ये आपका राइट होगा, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ठीक, यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन को देखेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए पूरा डिटेल में दिया है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए, तो कह रहे इसमें मानव का विकास प्रत्येक क्षेत्र में साथ होता रहता है, साथ ही साथ उनमें आपस में सामंजस्य भी स्थापित होता रहता है। कह और वे एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करते रहते हैं। मानव विकास में सबसे महत्वपूर्ण होता है शारीरिक विकास। इसमें मानव किसी भी कार्य को करने के लिए शारीरिक रूप से तैयार होना चाहिए। उसके बाद वह उस क्षेत्र के बारे में जानकारी ले और उसे अपने संज्ञान में लाकर उस पर विचार करे। उसके बाद करे कि उस पर अपने विचारों को सोच समझकर उसे प्रस्तुत करे और अंत में सामाजिक विकास की आवश्यकता होती है। यानी कि पहले मनुष्य का शारीरिक विकास होना चाहिए, उसके बाद लास्ट में हमारा धीरे धीरे सब कुछ प्रक्रिया चलते हुए तब जाकर हमारा ये मानसिक विकास होगा। आई होप सामाजिक विकास होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम डेस पर आधारित है। किस पर आधारित है, तो ये हो जाएगा ज्ञान निर्माण, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। थोड़ा सा एक्सप्लेन को देखेंगे, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ज्ञान निर्माण, ठीक, देखिए एक्सप्लेन को देखेंगे अच्छे तरीके से। ज्ञान के निर्माण को अच्छे तरीके से छात्र के मस्तिष्क में उपस्थित स्थापित करने के लिए उसका चित्र बनाकर उसके बारे में चर्चा करके उन्हें अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। साथ ही विषय वस्तु को उनके पूर्व ज्ञान से इस प्रकार जोड़ा जाता है ताकि वे नए ज्ञान को सरलता से ग्रहण कर सकें। इस प्रकार की प्रक्रिया को ज्ञान के निर्माण के रूप में जाना जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 क्वेश्चन नंबर आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि जब बच्चे की दादी उसकी माँ की गोद से ले लेती है तो बच्चा रोने लगता है, तो बच्चा डेस के कारण रोता है। किसके कारण रोता है, तो देखिए इसमें है आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, संवेगात्मक दुश्चिंता। यानी कि ये आप घर में हमेशा देखते होंगे कि जब मम्मी की गोद से जब दादी चाहे बुआ अगर बच्चे को लेती है तो बच्चा रोने लगता है। किसके कारण रोता है, संवेगात्मक दुश्चिंता। अब इसके बारे में समझते हैं। जब बच्चे को उसकी माँ की गोद से अलग किया जाता है तो मोहवश संवेगात्मक दुश्चिंता उत्पन्न होती है। इसके कारण बच्चा रोने लगता है। यानी कि मम्मी से उसके क्या होता है, जुड़ाव यानी लगाव होता है, मोह होता है, इसलिए वो बच्चा रोने लगता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि
शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण का तात्पर्य है। ठीक, तो समाजीकरण, अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें देखते हैं कौन सा सही होगा, यानी सी आपका राइट हो जाएगा। सी, देखिए सी आपका सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। ठीक, चलिए देखते हैं थोड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन को देखेंगे। कह रहा है कि शिक्षा समाजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाती है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से मनुष्य सामाजिक मूल्यों, आदर्शों, व्यवहारों आदि को सीखता है और अपने आप को उसके अनुरूप बनाने का प्रयास करता है। तो समाज के द्वारा ही मनुष्य अपने आप को एक बेहतर बनाने का प्रयास करता है। जैसा समाज रहेगा वैसे व्यक्ति का निर्माण होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 करा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 करा है कि राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है क्या? यानी कि लैंगिक पूर्वाग्रह, यानी कि डी आपका राइट हो जाएगा। देखिए जब किसी संस्था या कक्षा में लिंग के आधार पर किसी एक वर्ग को वरीयता दी जाती है तो इस प्रक्रिया को लैंगिक पूर्वाग्रह के नाम दिया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 करा है कि 17 कह रहे कि वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक को महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो ये आपको देते हैं सामाजिक पर। ठीक, अब थोड़ा समझते चलेंगे एक्सप्लेन को। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के परिप्रेक्ष्य में करनी चाहिए। किसी बालक का सामाजिकरण जिस सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में हुआ रहता है उसी के अनुरूप उसमें भाव, विचार, दृष्टिकोण एवं मानसिक क्षमताओं का विकास होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वाइगोत्स्की जब आते हैं तो इनमें सामाजिक सांस्कृतिक एक कीवर्ड है, इनके अनुसार आप आराम से इसको पहचान सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करा है, देखिए समझते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 करा है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह देश से प्रभावित है। यानी कि इससे किससे प्रभावित है? तो ऑप्शन देखिए आपका हो जाएगा बी राइट हो जाएगा, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी बी राइट हो जाएगा। देखिए समझते चलेंगे थोड़ा सा। हार्वर्ड गार्डनर साहब का बहुबुद्धि के सिद्धांत इन्होंने दिया था। गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकांगी न होकर के बहुकारकीय होता है। जिस प्रकार शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, उससे प्रतीत होता है वह गार्डनर और बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, देखिए 19 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन। एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के ये प्रोत्साहित करती है। तो यह उपागम देश के सिद्धांत पर आधारित है। अब चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन इधर है, ऑप्शन को हम देखते चलेंगे। ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। देखिए पहला ऑप्शन है अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन। दूसरा ऑप्शन है अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना। सीखने की तत्परता और सक्रिय भागीदारिता। तो देखिए सक्रिय यानी कि जब बच्चा सक्रिय रहेगा तो उस कार्य को अच्छा से कर सकता है। देखिए समझते चलेंगे अच्छे तरीके से। यदि शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों का उत्तर नहीं देती है और यदि वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, तो यह उपागम सक्रिय भागीदारिता के सिद्धांत पर आधारित है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? ठीक, पहला ऑप्शन है
बैठने की उचित व्यवस्था, दूसरा है शिक्षण अधिगम संस्थानों की उपलब्धता, तीसरा है विषय वस्तु या अधिगम अनुभव की प्रकृति, चौथा है हमारा विषय वस्तु में प्रवीणता। अब देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। समझते चलेंगे। शिक्षण प्रक्रिया में जब शिक्षक अपने विषय में प्रवीण होता है तो वह शिक्षण को अधिगम प्रभावी बना सकता है। साथ ही साथ उसे अन्य विषयों के बारे में भी सामान्य ज्ञान होना चाहिए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति, कोई टीचर अगर है, शिक्षक है, अपने अगर विषय वस्तु में जब तक अच्छे तरीके से नॉलेज नहीं रहेगा तो सामने वाले को अच्छे से पढ़ा नहीं पाए। ठीक, और अन्य भी सब्जेक्ट के बारे में वो अच्छे से सामान्य ज्ञान जानकारी रखेगा। आई होप आपको समझ में आएगा। चले आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक अपने बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, किस प्रकार से? ठीक, तो ऑप्शन देखिए राइट हो जाएगा सी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन को डिटेल में समझते चलेंगे। कोहल वर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास के लिए उन्हें विभिन्न नैतिक मुद्दों की परिचर्चा में सक्रिय सहभागी बनाना चाहिए। साथ ही नैतिक रूप से प्रेरणादायक कहानियों को सुनाकर उनके नैतिक विकास को निर्देशित किया जाना चाहिए। तो कोहल वर्ग के अनुसार अगर बच्चों के अंदर मोरालिटी यानी कि अगर नैतिकता अगर हमें लानी है तो उनको प्रेरणादायक कहानियां सुनानी पड़ेगी। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 का राय 22। ठीक, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा में समवयस्कों के साथ अंतः क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, पाठ्यक्रम को बहुत जल्द पूरा किया जा सके। तीसरा ऑप्शन, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। चौथा है शिक्षक कक्षा में बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। अगर देखा जाए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। देखिए, जैसे छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतः क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। जैसे बच्चा है, अगर उसको अपने से बड़े के साथ अगर पढ़ने के दौरान अगर उसको अंतः क्रिया करने के लिए कहा जाए, प्रोत्साहित किया जाए, तो बच्चा पढ़ाई के साथ साथ वो समाज के बारे में उनके जो कौशल है उसके बारे में अच्छे तरीके से सीख सकता है। तो ये सब हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन हमारा 22 हो गया। 23 पे हम लोग चलते हैं, यानी 23 कह रहा है। देखिए, जब एक निर्योग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? जब कोई अगर बच्चा पहली बार स्कूल में आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है ए, यानी ऑप्शन ए कह रहा है कि बच्चे की योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, और चौथा ऑप्शन है प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। देखिए, अब समझते चलेंगे कि जब एक बच्चा पहली बार निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 यानी 24 का रहा है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? ठीक, ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट ये हो जाएगा अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। ठीक, इसको थोड़ा समझते चलेंगे। जीन पियाजे साहब से है। ठीक, चलिए कह रहे कि इंद्रिय गामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था का विस्तार 2 वर्ष तक माना गया है, यानी जन्म से 2 वर्ष। इस अवस्था में बालक व्यवहार, भाषा आदि का अनुकरण करने लगता है। दूरी, ऊंचाई, गहराई, समय एवं दिशा का ज्ञान होने लगता है। 12 से 18 माह की अवस्था तक वह नवीन वस्तुओं को समझने का प्रयास करने लगता है। इसके बाद उसे प्रतीकात्मक चिंतन, परिकल्पना आदि सीखने लगता है बच्चा जो छोटा होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहे हैं 25 कह रहे हैं कि मानव व्यक्तित्व परिणाम है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी,
अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया के साथ। ठीक, तो मानव व्यक्तित्व अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। आई होप आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है, देखिए कि अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी हमेशा समूह समूह में ही बेहतर सीख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है। तीसरा है इससे प्रत्येक विद्यार्थी अनुशासित करने के लिए शिक्षक को बेहतर अवसर मिलते हैं। और चौथा है बच्चे की विकास दर भिन्न और होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए, अगर देखा जाए तो इसमें ऑप्शन आपका हो सकता है, ऑप्शन आपका देखिए ये आपका ऑप्शन इसका 25 का ऑप्शन आपका डी, यानी कि 26 का आपका डी हुआ, डी ऑप्शन राइट हो गया। चलिए समझते हैं थोड़ा सा अच्छे तरीके से। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न भिन्न तरीके से सीखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 27 का है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी कि समस्या के प्रति जागरूक। यानी देखिए थोड़ा समझते चलेंगे, किसी भी प्रकार की समस्या समाधान का पहला चरण समस्या के बारे में जानना होता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में समस्या के प्रति जागरूकता के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 करा है। क्वेश्चन नंबर 28 करा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। सीखने का क्षेत्र कौन है भाई, देखिए तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा भावात्मक। यानी कि देखिए भावात्मक का तात्पर्य है कि मनोवृत्ति वस्तु के प्रति व्यक्ति में उत्पन्न सकारात्मक भाव यानी सुखद भाव जो अधिगम को सुगम बनाता है। यानी किसी कार्य को हम करते हैं जब उसमें आपका अच्छा यानी कि जब आपकी इंटरेस्टिंग या रुचि बढ़ेगा तो आप उसको मन लगाकर सीख सकते हैं। तो उम्मीद होगी ये चीज आपको समझ में आएगा। यानी लास्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, एक क्वेश्चन और है इसके बाद, यानी 29 नंबर क्वेश्चन है 29 का है कि जब बच्चा कार्य करते समय उबने लगता है तो यह इस प्रकार इस बात का संकेत है। यानी बच्चा कार्य करते समय अगर उबने लगता है तो किस बात का संकेत है। तो ऑप्शन देखिए आपका राइट ये हो जाएगा संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। ठीक, कह रहे कि देखिए जब बच्चा किसी कार्य को लगातार करता है तो कुछ समय बाद उसकी उस काम में रुचि खत्म हो जाती है, जिससे बच्चा उबने लगता है। जिसका आशय है कि कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, यानी बच्चा अंदर से कर रहा है तभी उसमें वो लग रहा है। ठीक, तो उम्मीद होगी ये चीज आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 30। प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां देश की ओर संकेत करती है। ठीक, तो देखिए वे कैसे सीखते हैं। प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां वे कैसे सीखते हैं की ओर संकेत करती है। देखिए जब बच्चा सीखता है तो उसमें कुछ ना कुछ गलतियां करेगा, तो जब वो गलती करे तो आपको ये पता चलता है कि वो यानी कैसे सीख रहा है, यानी कि जब गलती करेगा तो सीखेगा। ठीक, तो ये था आपका 2012 का सीटेट सितंबर को ध्यान में रखते हुए हम लोग सीटीपी हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किया। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा और प्रीवियस से आपको ये पता चलता है कि किस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन बने हैं। ठीक, और पहले कैसे क्वेश्चन बनते थे। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक दूसरे का सपोर्ट करें और अपनी पढ़ाई को और बेहतर करते रहें। ठीक, अगर आप लोग कमेंट करें तो हम लोग सुपर टेट का भी अब तो टेट चली गया, स्टेट हो गया है, सी टेट का भी चलेगा। उसी में सुपर टेट जो मेन पॉइंट है जैसे हिंदी हो गया, हिंदी का थ्योरी वाला क्लास हम लोग लाएं। ठीक, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक, क्योंकि 40 नंबर की उसमें आती है थ्योरी जैसे हिंदी 10 नंबर के और 10 नंबर के आपकी संस्कृत भी आती है, इंग्लिश भी आती है। तो ये सब मिला करके हमारा कम से कम 40 नंबर का रहेगा। तो हम लोग उसको अच्छे तरीके से टारगेट करेंगे कि हमारा ये ग्रामर पोर्शन जो है हिंदी संस्कृत अंग्रेजी एक अच्छा कंप्लीट हो जाए। ठीक, तो कैसा लगा सेशन आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और अपनी पढ़ाई को बेहतर करते रहें और सुपर टेट की भी तैयारी में लग जाएं। ठीक, जिनका अगर जो ये उम्मीद है कि हाँ ये हमारा टेट निकल गया है तो वो अपना अच्छा खासा सुपर टेट में लग जाए। ठीक,
तो उम्मीद होगी चीज़ आपको समझ में आया होगा। ये था आप लोग का 2012 का CDP का। ठीक, तो उम्मीद होगी आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।